वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर ओ परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो है साथियों इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके जो है प्रश्न या जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो है हमने साथियों 62 तक जो है देख लिया था, अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, देखिए यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर काम करने लगता है, लेकिन अब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कौन राष्ट्रपति बनेगा। ऑप्शन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये है सवाल। ठीक है, अब इसका जवाब देखिए। इसका जो जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा कि अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं तो उनके पद पर आएंगे भारत के उपराष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति भी अगर अपने पद पे नहीं हैं तो आएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या इतिहास में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? जाकिर हुसैन के समय पे। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई जो कि राष्ट्रपति थे, और वीवी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो दोनों ही पद खाली हो गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऐसी स्थिति में फिर जाकर के एम हिदायतुल्लाह जो कि उस समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, तो इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 64 न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, दूसरा जनहित याचिका से, तीसरा न्यायिक पुनर्वलोकन से, और चौथा न्यायिक स्वतंत्रता से। फिलहाल जो इसका सही जवाब है वो आप लोगों के सामने है, वो है जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है कि हम इसमें जो है इतने ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि हम केवल उस पक्ष की सुनवाई नहीं करते हैं जिसमें डायरेक्टली कोई प्रभावित हो, बल्कि इनडायरेक्टली भी अगर कोई किसी की डिमांड लेकर के कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। इसी व्यवस्था को कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका की शुरुआत करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था PN भगवती, जो 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और उन्हीं के प्रयासों से भारत में शुरू हुई PIL यानी जनहित याचिका। अब जनहित याचिका होती क्या है जरा ये समझ लो। जनहित याचिका का अर्थ है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं प्रभावित नहीं है, लेकिन वह किसी ऐसे मुद्दे को उठा रहा है जिससे हमारा पूरा समाज, पूरा देश प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बड़ी सी फैक्ट्री जो है आपके शहर में खुल जाए, और वो फैक्ट्री अपना सारा का सारा कूड़ा कबाड़ा, कचरा, गंदगी, पानी सब जो है कहाँ छोड़े, आपके शहर की नदी में छोड़े। तो इस तरीके से अगर कोई घटना होती है तो इस कार्य से कि नदी को गंदा किया जा रहा है, कोई एक व्यक्ति प्रभावित थोड़ी होगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि एक व्यक्ति नहीं होगा लेकिन पूरा पर्यावरण तो होगा, उसमें रहने वाली मछलियां तो होंगी, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। तो उनकी आवाज़ को उठाते हुए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हो, आपकी याचिका सुनी जाएगी। PIL के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही प्रस्तुत की जाती है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जनहित याचिका है इसको नहीं रखा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, जैसे देखो जरा पहले इनको देखिए,
हाई कोर्ट AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है? गलत, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जो संस्था है ये केंद्र स्तर की है, तो राज्य स्तर पर ये काम नहीं करेगा। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है, ये भी गलत है। इसमें केवल जो है एक ही सही है कि हाई कोर्ट को AFT के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं पर विचार नहीं करना है। फिर कौन करेगा? तो AFT के फैसलों के विरुद्ध अगर कोई याचिका होती है तो वो या तो जाएगी राष्ट्रपति के पास या फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। आगे देखो, इनमें से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं और वैसे भी जानते हैं कि भारतीय गणराज्य के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र के प्रमुख हैं, ध्यान रखना। भारत की कार्यपालिका के प्रमुख तो हैं लेकिन नाम मात्र के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रमुख तो है लेकिन इनके पास पावर कुछ भी नहीं होती। पावर जो होती है वो होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास। आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो है सही मिलान करना है। इससे पहले की क्लासों में भी मैंने आपको बताया है कि भाग बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, जो सबसे पहला है इसमें, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपात उपबंध, ठीक। तो जो आपात उपबंध हैं वो है भाग 17 में, ध्यान रखना, ठीक। तो पहले का मतलब जो आपात उपबंध है ये भाग 17 में नहीं है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। जो आपात उपबंध है साथियों ये है भाग 16 में, ठीक है, हाँ जी, 17 में नहीं है। इसके अलावा अगर हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा है भाग 15 में, सही है। अब इन्हीं दोनों के आधार पर अगर आप मिला लो, ए का दूसरा और बी का पहला, एक सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ है, सॉरी मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा ये। चलिए सही मिलान करना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए ज़रा इसको देखिए, यहाँ पर जो संविधान का भाग 15 है ये जुड़ा हुआ है किससे? निर्वाचन से, ठीक है। संविधान का जो भाग 16 है ये जुड़ा हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भाग 17 जो है ये जुड़ा हुआ है राजभाषा से, और भाग 18 जो है ये जुड़ा हुआ है आपात उपबंध से, ठीक। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? सही है, यानी DPSP का एक टारगेट क्या नहीं है वो देखते हैं जरा। क्वेश्चन देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो बिल्कुल है भाई, इसमें क्या डाउट है, बिल्कुल है ही। सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी है। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये हमारा कोई DPSP नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो भारत को एक धार्मिक राज्य बनाया जाए, ये DPSP का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, और भारत एक धार्मिक राज्य है भी नहीं भारतीय संविधान के अनुसार। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री बैठक कब बुलाई जाती है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति ना हो और उस मुद्दे पर कानून बनाना ज़रूरी हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम जो है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाता है हमेशा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और हम ये देखें कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है साथियों, आपको पता होना चाहिए। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो कथन है ये किस महापुरुष का है या किस व्यक्ति ने ये जो है भारत के संदर्भ में कहा है? तो इस तरीके के सवाल पेपर पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसका जो जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ऑस्टिन, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो साथियों जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके जो राइटर हैं
वो है रजनी कोठारी। आगे देखते हैं। आगे है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछ रहा है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आपने राज्यसभा या उपराष्ट्रपति पढ़ा भी होगा, तो उपराष्ट्रपति में साफ साफ ये उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, उस व्यक्ति को अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चुनाव वुनाव नहीं है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आता है अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है। इस प्रकार के पदों को कहा जाता है पदेन, इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसियो। इसका मतलब है ये कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो बिना कहे, बिना चुनाव के, बिना कुछ किए अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है और पेपर में भी कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होगा राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक, कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति को जो भी सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलती, वो मिलती है राज्यसभा के सभापति के तौर पे या राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखना। इसीलिए लोग जेल जाकर भी इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। आगे देखो, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। देखिए, वैसे तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है राज्यसभा से। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि लोकसभा अधिक पावरफुल है और राज्यसभा थोड़ा सा कम पावरफुल है, मतलब हल्का सा अंतर है। लेकिन कुछ मामले जो सेंसिटिव होते हैं उनमें राज्यसभा और लोकसभा की पावर एक जैसी होती है, जैसे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो विधेयक है ये पहले तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी इसको लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। यानी इसका सही जवाब होगा संसद के किसी भी सदन में। यानी चाहे तो आप लोकसभा में रख लो, चाहे तो राज्यसभा में रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ रखा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण साथियों ये भी है कि इस प्रकार का जो विधेयक होगा ये दोनों सदनों से पास होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने कर दिया और बाकी जो है ठीक है, राज्यसभा नहीं कर रही है फिर भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस विधेयक का समान रूप से पास होना आवश्यक है, तभी संविधान संशोधन किया जाएगा। बल्कि तो कुछ संविधान संशोधन तो इस प्रकार के होते हैं कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, इसके अलावा आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना। आगे देखो, आगे है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये क्या चीज़ है? तो भैया समान कार्य के लिए समान वेतन है भारत में एक DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP कहा जाता है। ये क्या है? ये है एक व्यवस्था जो DPSP के अंतर्गत है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके अलावा DPSP में ही एक चीज़ और है, आर्टिकल नंबर 40, जो कि है ग्राम पंचायतों का गठन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। अब जब राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा तो उसने चुनाव राज्यसभा के अध्यक्ष का थोड़ी जीता था, उसने चुनाव जीता था उपराष्ट्रपति का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसे सदन का अध्यक्ष हो, ऐसा व्यक्ति कौन है जो उस सदन का ही सदस्य नहीं है जहां का वो अध्यक्ष है। तो इसका जवाब होगा राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति जिस सदन का अध्यक्ष है उसका सदस्य भी नहीं होता, याद रखेंगे। लोकसभा सदस्य के बारे में ऐसी बात नहीं है। लोकसभा सदस्य जो होता है वो लोकसभा का ही मेंबर होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो आगे है, यहाँ पर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक बार संभाला है। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने संभाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी संभाला है
और इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी एक सेकंड, सवाल क्या है? सवाल है भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया है। ठीक है, यानी एक बार बने फिर नहीं बने फिर बने, इस तरीके से पूछ रहा है। लगातार पूछेगा तो नेहरू जी भी इसमें आ जाएंगे। तो पहला जो है इसका सही जवाब है वो है गुलजारी लाल नंदा। अटल बिहारी भी बने हैं, हटे हैं, बने हैं, वो भी ऐसा है। और इंदिरा गांधी जी के साथ भी यही व्यवस्था है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे इसमें क्योंकि जवाहरलाल नेहरू लगातार बने रहे और अंत में 60 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी चुनाव हारे हों फिर दोबारा जीते हों। बाकी जितने भी नेता हैं, जैसे अटल बिहारी जी को आप देख लो, तो ये तो कई बार चुनाव हारे हैं, कई बार जीते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इंदिरा गांधी की हम बात करें तो इंदिरा गांधी ने तो खैर ऐसे ऐसे काम किए जो आप सोच भी नहीं सकते। आपातकाल के दौरान जो है उन्होंने लोगों की नसबंदी तक करवाई ज़बरदस्ती, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा आया। उसका परिणाम ये रहा कि 1978 में जब भारत में आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी सरकार में आ गई। और फाइनली 1980 में जब फिर से चुनाव हुए तब दोबारा से इंदिरा गांधी ने जीत हासिल करी और फिर से सरकार चलाई 1980 से 85 के बीच में। लेकिन 1984 में उन्हीं के 2 सिख कर्मचारियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली पहली महिला बन जाती, क्योंकि वाकई में वो आयरन लेडी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साथियों, ये हुआ हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन के साथ इन सभी सवालों को पढ़ा, समझा और जाना। ठीक है, देखिए सवाल हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन जो इसकी व्याख्या है ये बहुत बड़ी है। तो अगर आप व्याख्या पर ध्यान देंगे मुख्य रूप से, तो आप ये पाएंगे कि आप इसमें काफ़ी सारे सवाल आसानी से कर पा रहे हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो अच्छे से इनको हमें पढ़ना है, रिवीजन करना है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उनको याद रखना है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।